तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑन ऑब्स्टिकल ऑपरेचर in the path of light on account of this bending of light penetrate into the geometrical shadows of the obstacles aperture. The light thus deviates from it is the linear path has. तो ये हमारे पास इसके दोनों इक्वेशंस हैं और इसको हमने दो पार्टों में ब्रेक कर लिया है। एक हमारे पास फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है, तो व्हेन बोथ द सोर्स ऑफ लाइट is screen placed at the finite distance from the narrow slit. When Hopper observed, this is the type of the diffraction, spherical and cylindrical. तो देखो फ्रॉनहोफर को हम सिंगल स्लिट पर इसको डिफाइन करेंगे। अब सिंगल स्लिट पर इसको डिफाइन करेंगे तो वो समझ लीजिएगा। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट पर डिफाइन कराता है। फ्रेस्नेल जो होते हैं ये फाइनाइट डिस्टेंस को शो करते हैं और फ्रॉनहोफर जो होते हैं ये इनफाइनाइट डिस्टेंस को शो करते हैं। अब इसको सिंगल स्लिट वाली प्रॉपर्टी को हम जरा देख लें। तो ये कह रहा है कि लेट्स सी ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लेंस एंड हेंस ए प्लेस वे फ्रंट। तो डिफ्रैक्शन डी टू सिंगल स्लिट पर आ जाओ। तो डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट पर क्या है कि ये देखो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका सेंट्रल पार्ट है। हमने किसी भी सोर्स को यहां लगा दिया। अब ये सोर्स क्या करेगा, ये यहां से ये लाइट इमर्जेंट करेगा। ये अब जैसे ये आ जाएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी लाइट। ये क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ये और ये पैरेलल हो गई। अब जब ये पैरेलल हो गई तो पैरेलल होने के बाद हमने क्या देखा कि यहां हमारे पास ये जो पॉइंट है इसके और इसके बीच में ये डिफ्रैक्शन आ गया। ये डिफ्रैक्शन आ गया किस पर, थीटा एंगल पर। और थीटा एंगल पर ये डिफ्रैक्शन जब आ गया तो डिफ्रैक्शन आने से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास लाइट है अब यहां से ये बेंड हो गई, ऐसे ये लाइट हमारे पास क्या हो गई, ये बेंड हो गई। अब जैसे ये बेंड हुई तो बेंड होने से हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है ये वाला, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो ये जो हमारे पास फोकस जो बनना चाहिए था ये फोकस हमारे पास डिस्टरबेंस हो गया और ये यहां से न हटकर और ये इससे आगे आ गया। जब बनना तो इसको यहां चाहिए था, ये यहां इसको बनना चाहिए था, लेकिन यहां न बनने के बाद ये हमारे पास कहां आ गया, ये फोकस हमारे पास यहां आ गया। ये बेंड होने के बाद ये वाली कंडीशन आ गई। ये हमारे पास जो फोकस है ये पी डैश यहां पहुंच गया। अब इसको उन्होंने सिंगल स्लिट से देखा, तो सिंगल स्लिट पर जब इसको बनाया गया तो ये स्क्रीन है और ये हमारे पास सोर्स से कोई लाइट गई, ये S1 और ये S2 और ये पॉइंट P इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ये सेंट्रल से डिस्टेंस है D, राइट। और ये हमारे पास कितना है, ये D है और ये R1 और ये R2 है और ये y है। तो देखो ये यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, ये वाली थीटा, तो ये हमारे पास m हो गया। कितना हो गया, और ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली, ये कितनी हो गई R2 माइनस के R1। ये जो डिफरेंस निकल के आया वो R2 माइनस के R1 आ गया। तो अब देखो ये इसकी बेस हो गया और ये इसका हाइपोटेनियस हो गई, तो ये हाइट हो गई और ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा आपकी वैल्यू हो जाएगी,
ये हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये R2 माइनस के R1 अपॉन, और ये d के साथ, तो आप इसे d साइन थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस के R1 कह सकते हो। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या है, इसका पाथ डिफरेंस है, और इस पाथ डिफरेंस को हम मेंटेन करते हैं। तो ये तो हम करते आए हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और ये आपके पास ब्राइट कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना हो गया, ये ब्राइट के लिए ये हो गई 2n पाई, और देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये आपका R2 माइनस के R1। तो देखो इससे ये कट कैंसिल हो गया, तो n लैम्डा इज इक्वल टू R2 माइनस के R1। इसका मतलब है कि हम d साइन थीटा को n लैम्डा लिख सकते हैं, और ये हमारे पास कौन सी हो गई, ब्राइट हो गई। अब ब्राइट में d साइन थीटा की जो वैल्यू हो गई लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा अप टू डॉट डॉट। अच्छा, यही चीज हम अगर डार्क के लिए लेते, तो डार्क के लिए आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए हो जाती है ये फेज डिफरेंस, यानी कि डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा और इंटू R2 माइनस के R1। तो ये आपकी होती 2n प्लस 1 पाई और 2 पाई अपॉन लैम्डा और d साइन थीटा। तो यहां से n प्लस 1 अपॉन 2 और ये 2 पाई और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू d साइन थीटा। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। जब ये इससे कैंसिल हो गया तो यहां पर वैल्यू जो आ गई वो d साइन थीटा इज इक्वल टू ये n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा के साथ। तो ये वेवलेंथ आपकी कितनी रह गई, देखो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा बाई 2। ये सभी हमारे पास डार्क फ्रिंज बनी। कैसी? तो हम सिंगल स्लिट पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब ये सिंगल स्लिट पर डिफाइन हो जाएंगी तो ये कहती है, फर्स्ट केस इसका ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट a sharp bright image of the slit is experienced at the center of the screen but actually is not so. A central maximum at the central flanked by a number of dark and bright fringes called as a maximum and minimum entire the side of the point O. The central maximum passes with 2 times that of the secondary maximum, or the intensity of the secondary maximum goes on decreasing with the order of maximum on the basis of the phenomena of diffraction. तो यानी कि ये सभी हमारे पास डिफ्रैक्शन के केस डिफाइन होते हैं और इससे हम इनके बीच की पोजीशन को निकाल सकते हैं और ये पोजीशन बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। और इसे निकालने के लिए आप इसमें फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो और जस्टिफाई ये भी है कि हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसको निकाला भी है और d साइन थीटा इज इक्वल टू एक बार लैम्डा लिया है और एक बार d साइन थीटा इज इक्वल टू, और हम इसमें निकाल सकते हैं एक कंडीशन हमारे पास है ये d साइन थीटा, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा भी कह सकते हैं आप, और साइन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होता है, टेन थीटा आपका हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा अपॉन डी के साथ, और ये जो वैल्यू है ये x अपॉन डी के साथ है, ये x अपॉन डी के साथ, इसको यहां लगा दो तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी d और x अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्डा, तो xn इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी के साथ। एक कंडीशन ये आ गई। अब यही कंडीशन हम इसमें लगा देते हैं, तो d और x अपॉन डी और ये कितना n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा के साथ, तो ये आपका हो जाएगा x n प्लस 1 अपॉन 2 लैम्डा d अपॉन d के साथ, तो x n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2
लैम्डा अपॉन डी के साथ। तो यानी कि हमने दोनों निकाल ली, फ्रिंज विड्थ हमारी आ गई, ब्राइट पे भी आ गई और डार्क पर भी आ गई। तो ये दोनों केसें हमारे पास हैं, तो उनको समझाया भी गया है बहुत अच्छी तरीके से। आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स हैं। और इसके बाद हमारे पास जब ये सिलेक्टर क्लियर हो जाती हैं तो हम इसे आगे मेंशन करेंगे। इसका ग्राफ देखो, ग्राफ और इजी है। हम इसके डिफ्रैक्शन के ग्राफ को अगर देखते हैं तो ये वेवलेंथ अपनी बनाता है, बहुत अच्छा है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तीन और ये चार। इधर वाली जितनी है ये सेंट्रल है, ये 0 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा। इधर आ गए तो लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। यानी कि एक साइड पर वो लेफ्ट साइड में लैम्डा प्लस के, तो दिस पॉइंट ओ करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन of central bright maximum and the point width of the diffraction is sin theta is equal to lambda 2 lambda 3 lambda। यानी कि जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, d sin theta is equal to lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda 5। दिस इज ये मैक्सिमम है हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज है। एंड इज द इंटेंसिटी द सेकेंडरी वेवलेंथ इज द फाउंड टू बी द सेकेंडरी। ये वैल्यू हमारे पास है। अगर इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो देखो ये हमारे पास है और हम इसके बीच में लाते हैं तो ये लैम्डा बाई 2 और ये 3 लैम्डा बाई 2 और ये 5 लैम्डा बाई 2 और ये 7 लैम्डा बाई 2। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ सेंटर 0 से है, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क और फिर ब्राइट अप टू डॉट डॉट, ये हमारे पास कंटिन्यूट हमारा बनता चला जाता है। और इसको हम एक्सप्लेन करके भी लाए हैं कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर डिफाइन होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टेन थीटा इतना, तो इसको हम यहाँ लगा दें तो एक्सन इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी के साथ। अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एन प्लस 1 और एक्स एन इज इक्वल टू, और ये आपके पास आ गया कितना 3/2 डी लैम्डा बाई और ये डी और माइनस के डी लैम्डा बाई डी, तो ये आपके पास हो गया डी लैम्डा अपॉन डी के साथ, और ये आपका होता है बीटा। इसमें भी फ्रिंज विड्थ होता है और ये भी हम इसमें फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें भी फ्रिंज विड्थ निकाल लिया। तो डिफ्रैक्शन बिटवीन इंटरफेरेंस एज ए डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। So interference due to the superposition of the two distinct waves coming from two coherent sources, diffraction is produced as a result of superposition of the secondary wavelength from the different part of the same wavefront. In interference pattern, all the bright fringe are of the same intensity, and pattern all the bright band are not of the same intensity in the interference pattern. Intensity of minimum is given generally 0 or very small, and there is a good contact between bright and dark fringe. The width of the interference fringe may or may not be equal, but the path width of the diffraction bending is always equal. The interference fringing of the band actually large neither. In diffraction pattern, width of the central maximum is double the width
ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम इट इज नॉट द इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीजें हमने देखी इंटरफेरेंस में, और जब इतना ये वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन करने के बाद हम इसमें आगे अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।